नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद आप सबका स्वागत करता हूं दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लेके आए हैं उत्तराखंड संपूर्ण इतिहास की एक प्रश्नोत्तरी, जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में आपके पास प्रश्न होंगे। एक साथ आपको 100 या इससे अधिक प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेंगी। तो आप आइए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी प्राचीन प्रजाति का संबंध उत्तराखंड से नहीं है? तो ऑप्शन ए कोल, किरात, खस। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसका संबंध उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों से नहीं है, तो यहां पर कोल का भी हो जाएगा, किरात का भी, खस का भी। तो ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। तो उत्तराखंड में 3 पुरा प्रजातियां देखने को मिलती है, कोल, किरात, खस। ठीक है, इनमें अगर प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सी एक सबसे पुरानी प्रजाति है, इनमें से उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे पुरा प्रजाति, पूरा मतलब प्राचीन प्रजाति है, तो यहाँ पर इतिहासकार एक मत में नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कोल उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किरात है। चलो हम देखते हैं कि कोलों को कौन से इतिहासकार उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति मानते हैं। तो शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की सबसे जो पुरा प्रजाति है वो कोल आ जाती है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें किरातों को कौन से इतिहासकार मानते हैं, तो जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार किरात उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति है। चलो इसमें हम बात करते हैं, कोलों के बारे में बात करते हैं। कोलों को साहित्यिक ग्रंथों में, कोलों को साहित्यिक ग्रंथों को में कोलों को मुंड या सबर कहा गया। प्रश्न बनता है कि साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या सबर किसको कहा जाता है, किस पुरा प्रजाति को कहा जाता है? कोलों को कहा जाता है। इनकी एक प्रथा देखने को मिलती है, कोलों की कुमार कुमारी प्रथा। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है कुमार कुमारी प्रथा का संबंध किससे है, कुमार कुमारी प्रथा का संबंध किससे, तो ये भी कोल प्रजाति से आ जाता है। ठीक है, चलो यहीं पर बात करें कुमार कुमारी प्रथा, इसमें भूतांत्रिक प्रभाव देखने को मिलता है, इनके सामाजिक जीवन पर आधारित कोई प्रथा थी। किरातों की बात करें तो जॉर्ज गियर्सन के अनुसार ये उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति है, लेकिन अगर कभी प्रश्न बनता है तो इनमें सबसे ज्यादा जो मत आता है वो कोलों पे आता है कि कोल ही उत्तराखंड की या हिमालय में निवास करने वाली सबसे पुरानी प्रजाति, तो आप कोल ही को ही सही करेंगे। चलो किरातों की बात करें तो किरातों को महाभारत के वन पर्व में या पुराणों में किरातों को भिल्ल कहा गया, पुराणों में किरातों को भिल्ल कहा जाता है। तो विशेष याद रखना, मुंड और सबर किसको कहा गया था, कोलों को, किरातों को भिल्ल कहा जाता है। यहीं पर महाभारत के वन पर्व से जानकारी मिलती है, महाभारत के वन पर्व से जानकारी मिलती है कि किरातों के द्वारा अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया गया था, अर्जुन से युद्ध किया गया था किरातों के द्वारा। इनकी भाषा की बात करें, मुंडा इनकी भाषा आ जाती है, मुंडा है ना, मुंडा इनकी भाषा आ जाती है किरातों की। चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर खसों की अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे इंपोर्टेंट खस सबसे पहले कोलों की सत्ता को यहां से समाप्त किया था किरातों ने, किरातों की सत्ता को यहां से समाप्त किया था खसों ने। खसों की अगर हम बात करें तो खसों की इंपोर्टेंट कुछ प्रथाएं आ जाती है, कुछ प्रथाएं खसों की आ जाती है। खसों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी जेठो प्रथा देखने को मिलता है, इनमें जेठो प्रथा, यहाँ पर देवदासी प्रथा देखने को मिलती है, देवदासी प्रथा। यहीं पर अगर हम बात करें इनकी जेठो प्रथा, देवदासी, टेकुआ प्रथा यहां पर देखने को मिलती है, और इनकी झटेला प्रथा इनके यहां पर देखने को मिलती है, झटेला प्रथा। तो तीनों चारों को थोड़ा सा देख लिएगा, पूछता प्रश्न जेठो प्रथा, देवदासी प्रथा, टेकुआ प्रथा और यहाँ पर झटेला प्रथा किस पुरा प्रजाति से संबंधित है, तो ये खसों से आ जाता है। जेठों की बात करें तो जेठो मतलब होता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ बड़े। तो संपत्ति में बड़े भाई को छोटे भाई की थोड़ा सा अधिकार ज्यादा था, तो इसको जेठो प्रथा देखने को मिलता है, आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है ना। देवदासी की बात करें तो खस प्रजाति में एक प्रथा थी कि भाई किसी के जो परिवार की बड़ी लड़की होगी उसे मंदिर में दान दिया जाएगा, तो इसे देवदासी प्रथा कहा जाता है। टेकुआ प्रथा, यदि कोई महिला अवैध रूप से या वैध रूप से या अवैध रूप से किसी अन्य पुरुष को अपने साथ रखती है, तो ये आपका टेकुआ प्रथा के अंतर्गत आता है। झटेला प्रथा, ये विधवा महिला, यदि किसी विधवा महिला का अपना
पूर्व के पति से कोई उत्पन्न पुत्र है तो ये अपने उस पुत्र को, अगर ये शादी दोबारा शादी कर लेती है तो अपने साथ ले जा सकती है, और जहां पर ये लेके जाएगी वहां पर भी उस पुत्र को क्या होगा, संपत्ति के अधिकार में, संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। तो ये झटेला प्रथा। तो अच्छा प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की पुरा प्रजाति नहीं है, तो ये सारी उत्तराखंड की पुरा प्रजाति आ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सही मिलान कीजिए, सही मिलान। तो यहाँ पर मायापुर से श्वेत पर्वत तक, हालांकि आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी देख लेंगे कि मायापुर से श्वेत पर्वत तक किसको कहा जाता था, कौन सा क्षेत्र आता था, तो केदारखंड मायापुर से श्वेत पर्वत तक। ठीक है, मायापुर से भृंगतुंग की यात्रा, ये भृंगतुंग है, भृंगतुंग आपको पता है केदारनाथ को कहा जाता है कि मायापुर हरिद्वार को कहा जाता है, कि मायापुर से भृंगतुंग की यात्रा का उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है, तो ये आपका महाभारत के वन पर्व में देखने को मिलता है। नागराज कौरव्य की पुत्री, पूछा हुआ प्रश्न है किसी पेपर में, नागराज कौरव्य की पुत्री कौन थी, तो उलूपी नागराज कौरव्य की पुत्री होती थी। राजा विराट की पुत्री कौन थी, राजा विराट की पुत्री उत्तरा थी, उत्तरा है ना, जिनका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होता है। तो यहाँ पर सही मिलान करना था कि मायापुर से श्वेत पर्वत तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, केदारखंड कहलाता है। 4, मायापुर से भृंगतुंग की यात्रा का वर्णन कहां पर मिलता है, तो यह आपका वन पर्व में मिलता है, महाभारत के वन पर्व में मिलता है। और नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी विराट की पुत्री, यहाँ पर उत्तरा आ जाएगा। 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सही मिलान कीजिए। यहां पर हमारे पास कुछ प्राग ऐतिहासिक स्थल दिए गए हैं और दूसरी साइड उनसे संबंधित जनपद दिए गए हैं। तो प्रश्न है, मलारी किस जनपद में स्थित है, चमोली में, सभी को पता है। यहाँ पर फल सीमा कहां पर स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है फल सीमा। बनकोट की अगर हम बात करें, पिथौरागढ़ में। हुडुली की बात करें, उत्तरकाशी। तो ये तो सीधा 1, 2, 3, 4 हो गया ना, 1, 2, 3, 4, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो मलारी की बात करें तो चमोली में स्थित है, हालांकि इन पे भी आगे विस्तृत चर्चा करेंगे जब इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो अभी देख लेंगे, मलारी चमोली में स्थित है। मलारी यहाँ से इसकी खोज 1956 में, यहाँ मलारी में जो प्राग ऐतिहासिक की खोज होती है 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की जाती है, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की जाती है 1956 से। और यहाँ पर समाधानों की खोज होती है, समाधान मिलते हैं यहाँ पर, समाधान है ना, समाधानों की खोज 1956 में। प्रश्न बनता है कि मलारी के समाधानों की खोज किसके द्वारा की गई, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की जाती है। कब की जाती है, तो 1956 में की जाती है। अच्छा, यहाँ से जो शव मिले वो कैसे मिलते हैं, वो यहाँ से प्राप्त शवों को थोड़ा सा अलग प्रकार से दफनाया गया था। औंधे मुंह है ना, पेट के बल पर दफनाया गया था। इनकी जो रोजमर्रा की चीजें थी वो अपने साथ दफना देते थे, उन पे तो हम बाद में बात करेंगे ना। फल सीमा की अगर हम बात करें, फल सीमा अल्मोड़ा में फल सीमा देखने को मिलता है। और यहाँ पर योग मुद्रा में मानव को दर्शाया जाता है ना, योग मुद्रा में। अगर पूछता है कि मानव को कहां पर योग मुद्रा में दर्शाया गया, तो फल सीमा अल्मोड़ा से ना। ठीक है, बनकोट की बात करें, 8 मानव ताम्र आकृतियां मिलती है, 8 मानव ताम्र आकृतियां। तो 8 मानव ताम्र आकृतियां कहां से मिलती है, ठीक है, तो ये आपका मिलती है बनकोट से, पिथौरागढ़ में। हुडुली की अगर बात करें तो नीले रंग के शैल चित्र देखने को मिलते हैं, नीले रंग के शैल चित्र ये आपके हुडुली से देखने को मिलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शंकराचार्य जी का उत्तराखंड आगमन किस कत्यूरी शासक के समय हुआ। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो शंकराचार्य जी हैं इनका उत्तराखंड में आगमन किस कत्यूरी शासक के समय हुआ। तो चलो थोड़ा सा बात करते हैं शंकराचार्य जी के बारे में। ये केरल के नंबूधारी ब्राह्मण थे, केरल के नंबूधारी ब्राह्मण, विशेष याद रखना, कभी प्रश्न बनता है कि नंबूधारी ब्राह्मण। अगर प्रश्न बनता है कि शंकराचार्य जी का मूल स्थान कहां पर है, केरल में, ठीक है। नंबूधारी ब्राह्मण थे जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर भारत में आते हैं या भारत का भ्रमण करते हैं। इनके द्वारा भारत में 4 मठों की स्थापना की जाती है, जिनमें एक था ज्योतिर्मठ। तो प्रश्न पूछता है कि ज्योतिर्मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई, ज्योतिर्मठ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है शंकराचार्य जी के द्वारा। इनके द्वारा ये बद्रीनाथ
बद्रीनाथ आते हैं, बद्रीनाथ में एक नारद कुंड होता है, नारद कुंड। नारद कुंड से भगवान बद्री विशाल की, नारद कुंड से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को निकालकर यहाँ पर ज्योतिर्मठ में स्थापना कर देते हैं और इसी तीर्थ को बद्रीनाथ तीर्थ कहा जाता है ना। तो अगर पूछा जाता है कि शंकराचार्य जी के द्वारा भगवान बद्री विशाल की मूर्ति कहाँ से निकाली गई, तो नारद कुंड से निकाली जाती है। 720 ईस्वी के आसपास, 720 ईस्वी के आसपास ये समाधि ले लेते हैं केदारनाथ में। अच्छा प्रश्न है, केदारनाथ में मूर्ति कहाँ, किस मठ की स्थापना की, ज्योतिर्मठ की स्थापना। समाधि कहां पर ली, केदारनाथ में। 32 साल की उम्र में ये यहाँ पर क्या ले लेते हैं, समाधि ले लेते हैं। तो प्रश्न है कि इनका आगमन उत्तराखंड में किस कत्यूरी या कार्तिकेयपुर शासक के समय हुआ, इष्टगण देव के समय हुआ, इष्टगण देव के समय। हालांकि इनमें हम आगे बात करेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक इतिहासकार सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक नहीं मानते। चलो यहाँ पर दो मत आते हैं कि बस जो ये चंदवंश चला था इसकी स्थापना वास्तविक रूप से किसने की। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी स्थापना सोमचंद ने की, इसकी स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी स्थापना थोवरचंद के द्वारा की गई है ना, सोमचंद थोवरचंद। ठीक है, ठीक है। तो कौन से इतिहासकार है जो सोमचंद को मानते हैं, कौन से इतिहासकार हैं जो थोवरचंद को मानते हैं। थोवरचंद को मानने वाले अगर हम बात करें तो डब्ल्यू फ्रेजर आ जाते हैं, डब्ल्यू फ्रेजर आ जाते हैं। ये सोमचंद को संस्थापक नहीं मानते, ये थोवरचंद को मानते हैं। यहीं पर हम बात करें हेमिल्टन भी किसको मानते हैं, तो हेमिल्टन भी थोवरचंद को संस्थापक मानते हैं। और यहीं पर हर्षदेव जोशी जिनका कहीं ना कहीं संबंध चंदवंश से है, तो हर्षदेव जोशी भी थोवरचंद को क्या मानते हैं, संस्थापक मानते हैं। फ्रेजर की एक प्रसिद्ध पुस्तक आ जाती है, याद रखना फ्रेजर की किस पुस्तक में फ्रेजर के द्वारा सोमचंद को संस्थापक, किस पुस्तक में फ्रेजर के द्वारा थोवरचंद को संस्थापक माना जाता है, तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये फ्रेजर की आ जाती है। हेमिल्टन की हम बात करें तो किंगडम ऑफ नेपाल, ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, तो ये आ जाती है हेमिल्टन। इन तीनों के द्वारा सोमचंद को नहीं संस्थापक माना जाता है चंदवंश का, थोवरचंद को माना जाता है। सोमचंद की अगर हम बात करें कि कौन से इतिहासकार है जो सोमचंद को संस्थापक मानते हैं, तो एटकिंसन साहब सोमचंद को संस्थापक मानते हैं। दूसरा अगर यहां पर बात करें बद्रीदत्त पांडे सोमचंद को संस्थापक मानते हैं। एटकिंसन सभी को पता है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इनकी पुस्तक आ जाती है, जबकि द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर एटकिंसन की आ जाएगी, जबकि यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊं का इतिहास। तो यहाँ पर प्रश्न था किसके द्वारा सोमचंद को संस्थापक नहीं माना जाता, डब्ल्यू फ्रेजर के द्वारा, है ना, डब्ल्यू फ्रेजर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसे उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है, तो हेनवुड साहब को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है। हेनवुड साहब के द्वारा 1856 में, विशेष याद रखना, 1856 में देवीधुरा में समाधानों की खोज की जाती है। समाधानों की खोज की जाती है कहां पर, देवीधुरा में 1856 में। किसके द्वारा, हेनवुड साहब के द्वारा। यह प्राग ऐतिहासिक काल की उत्तराखंड की प्रथम खोज है। अगर पूछता है उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल की प्रथम खोज क्या है, तो यह देवीधुरा के समाधान। किसके द्वारा, हेनवुड साहब के द्वारा। कब, 1856 में। ठीक है, यहीं पर इन समाधानों की विशेषता कुछ अलग थी, उन पे तो आगे बात करेंगे जब इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। शिव प्रसाद डबराल 1856 में, देवीधुरा 1956, ठीक 100 साल बाद इनके द्वारा मलारी के समाधानों की खोज की जाती है। देवीधुरा सभी को पता है, चंपावत में, यही तो लगता है आपका बग्वाल मेला रक्षाबंधन के दिन। 1956 में मलारी में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा समाधानों की खोज की जाती है। राकेश शर्मा, ये भट्ट हो जाएगा, राकेश भट्ट इनके द्वारा अल्मोड़ा में गोरखा उद्यान की स्थापना की जाती है। गोरखा उद्यान को खोजा जाता है। उद्यान विशेष याद रखना, उद्यान गुफा को बोला जाता है। गोरखा गुफा की खोज राकेश भट्ट के द्वारा
1993, 1900 कहीं पे 81 लिखा हुआ, कहीं पे 93, देख लीजिएगा आप, है ना। तो सही आपका 1981 विशेषता हो जाएगा। तो राकेश भट्ट के द्वारा 1981 में गोरखा उड्डयन की खोज की जाती है। महेश्वर प्रसाद जोशी की अगर हम बात करें, लाखों उड्डयन खोजा जाता है। गोरखा उड्डयन अगर पूछता चमोली में है, चमोली में, ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर देखने को मिलता है। एमपी जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा लाखों उड्डयन की खोज की जाती है, लाखों गुफा की खोज की जाती है। कब? 1968, 1968 में एमपी जोशी के द्वारा लाखों उड्डयन की खोज की जाती है। इन चित्रों की क्या विशेषता है, उन पे तो हम बाद में बात करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनवुड साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल का केंद्र किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कुछ स्थल दिए गए, इनमें प्राग ऐतिहासिक काल का केंद्र, केंद्र हम उसे कहेंगे जहां पर प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए होंगे। तो यहाँ पर अल्मोड़ा को हम कह सकते, क्यों? यहाँ पे आपको बहुत सारे प्राग ऐतिहासिक स्थल मिलेंगे। कौन कौन से? अभी तो हमने बोला यहाँ पर आपको लाखों उड्डयन देखने को मिलेगा, यहाँ पर लाखों उड्डयन देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर हम बात करें, फलसीमा देखने को मिलेगा, फलसीमा। यहीं पर हम बात करें, लोयथाप देखने को मिलेगा। यहीं पर फड़क्का नौला, फड़क्का नौला। यहीं पर पेटसाल देखने को मिलता है। ये सारे स्थल अल्मोड़ा में है और इन जगह से कुछ ना कुछ मिलता है ना। लाखों पे तो हम बाद में बात करेंगे। फल सीमा में अभी हमने बात करा था, मानव को योग मुद्रा में दर्शाया गया। पूछता है प्रश्न, मानव को योग मुद्रा में कहां पर दर्शाया गया? तो ये फल सीमा में, लोयथाप में मानव को हाथों में हाथ रखकर, लोयथाप में मानव को हाथों में हाथ रखकर नृत्य करते हुए दर्शाया गया। फड़क्का नौला में भी शैल चित्र देखने को मिलते हैं, पेटसाल में भी। इन दोनों की खोज, फड़क्का नौला और पेटसाल की खोज, इनकी खोज किसके द्वारा की जाती है? शिव प्रसाद डबराल के, सॉरी माफी चाहूंगा, इन दोनों की खोज यशोधर मठपाल के द्वारा की जाती है, यशोधर मठपाल के द्वारा। कब की जाती है? फड़क्का नौला यह आपका आ जाएगा 1985 में, जबकि पेटसाल आ जाएगा 1989 में, है ना, 89 में। इस तरह से इनकी खोज होती है। आगे हम बात करेंगे। चलो, इसका सही आंसर अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड के लिए किस ग्रंथ में देवभूमि व मनुष्यों की पूर्ण भूमि शब्दों का प्रयोग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे थोड़े ना उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। तो इस देवभूमि का नाम पुराणों से ही है। किस पुराण में या किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया? तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है देवभूमि का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए उत्तरखंड, उत्तराखंड, यहीं पर खसदेश कहा जाता है। यहीं पर उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा जाता है, ब्रह्मपुर। तो अच्छा प्रश्न है कि उत्तराखंड को खसदेश कहां पर कहा जाता है, ब्रह्मपुर कहा जाता है, उत्तराखंड कहां कहा जाता है? ये स्कंद पुराण में कहा जाता है। यहीं पर स्कंद पुराण में मानसखंड और केदारखंड का उल्लेख है। स्कंद पुराण में मानसखंड और केदारखंड का उल्लेख है। मानसखंड कुमाऊं को कहा जाता है, केदारखंड गढ़वाल को कहा जाता है। आगे इनसे संबंधित प्रश्न होंगे, चर्चाएं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के लिए अन्य किस ग्रंथों में नाम का, उत्तराखंड के लिए नाम मिलता है? तो यहां पर देखते हैं, स्कंद पुराण में हमने देख लिया, स्कंद पुराण में हमने देख लिया, ऋग्वेद में हमने देख लिया। इसके अलावा एक आता है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया? बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया? तो बौद्ध ग्रंथों में हेमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। हेमवंत, हेमवंत शब्द का प्रयोग उत्तराखंड के लिए बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। यहीं पर अगर हम बात करें, यहीं पर बौद्ध ग्रंथों के महाभारत, महाभारत में, महाभारत, महाभारत में उत्तराखंड के लिए किन नामों का प्रयोग मिलता है? तो तपोभूमि, तपोभूमि। यहीं पर बात करें स्वर्ग भूमि, स्वर्ग भूमि। यहीं पर बात करें बद्रिकाश्रम, ये सारे इंपोर्टेंट है। बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम, इन नामों का उल्लेख मिलता है आपका महाभारत में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्कंद पुराण में हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? बहुत इंपॉर्टेंट, स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग कौन कौन से आ जाते हैं? केदारखंड, केदारखंड। दूसरा अगर हम बात करें मानसखंड, ये हिमालय को बांटा गया स्कंद पुराण में। तीसरा अगर हम बात करें यहां पर जालंधर, पंजाब वाला क्षेत्र है। तीसरा, चौथा अगर हम बात करें नेपाल हिमालय,
पांचवा कश्मीर हिमालय। इन 5 भागों में हिमालय को बांटा गया स्कंद पुराण में। इन 5 भागों में, स्कंद पुराण में 5 भागों में बांटा गया। अब प्रश्न है कि केदारखंड का जो क्षेत्र है ये कहां से कहां तक फैला था। तो स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि मायापुर से लेकर, विशेष याद रखना, मायापुर या माया क्षेत्र से लेकर, माया क्षेत्र या मायापुर से लेकर श्वेतांग पर्वत तक, श्वेतांग पर्वत तक का जो क्षेत्र होगा वो केदारखंड होगा। और श्वेतांग पर्वत किसे कहा गया? ये हिमालय को कहा गया। और हिमालय का कौन सा भाग? ये नंदा देवी पर्वत वाला भाग, नंदा देवी पर्वत वाले भाग तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? यहाँ पर केदारखंड कहा गया। तो अगर कभी प्रश्न पूछता है मायापुर से श्वेतांग पर्वत तक के क्षेत्र को क्या कहा गया स्कंद पुराण में? केदारखंड। और यहाँ पर मानसखंड किसे कहा गया? नंदा देवी पर्वत से, नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को, कालीगिरी तक के क्षेत्र को। और यही मायापुर से श्वेतांग पर्वत तक का जो क्षेत्र है यही वर्तमान में गढ़वाल है। और नंदा देवी पर्वत से लेकर कालीगिरी मतलब काली नदी का जो उद्गम स्थल है वहां तक का जो क्षेत्र है वही वर्तमान में क्या है? वही वर्तमान में कुमाऊं है ना। तो इसलिए इसको गढ़वाल, ये कुर्मांचल और ये आपका केदारखंड कहा जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुराणों में बोधांचल पर्वत किसे कहा गया? तो अच्छा प्रश्न है। पुराणों में बोधांचल पर्वत किसे कहा जाता है? नंदा देवी। बधान क्षेत्र को, बधान जो क्षेत्र है, बधान क्षेत्र, इसी को बोधांचल क्षेत्र कहा गया। और बधान क्षेत्र किसके तलहटी पर है? नंदा देवी पर्वत के तलहटी पर है। तो इसलिए नंदा देवी पर्वत को आप श्वेतांग पर्वत कह सकते हैं, इसको आप बोधांचल पर्वत कह सकते हैं ना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहा? ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहा? चलो इस पर बात करते हैं। आपको पता है 600 हर्षवर्धन के टाइम पे 629-30 के आसपास ह्वेनसांग भारत आ जाते। चीनी यात्री होते हैं, भारत आते हैं। 634 ईस्वी के आसपास उत्तराखंड आ जाते हैं। 634 ईस्वी के आसपास उत्तराखंड आते हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार पहुंचते हैं और हरिद्वार को ये कहते हैं मोयुल्लो। ये किसको कहेंगे? हरिद्वार को मोयुल्लो कहेंगे। सीयू की इनका यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ह्वेनसांग था, इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो किस नाम से? सीयू के। और इसमें इनके द्वारा 138 देशों का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक में 138 देशों का, इन्होंने 138 देशों की यात्रा की। अब ऐसे मत समझना कि आज के हिसाब से 138 देश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसा नहीं है। उस समय रियासतों को, छोटे छोटे रियासतें होती थी, उनको देश कहा जाता था, है ना। तो इस तरह से इनके द्वारा 138 देशों का। महाभद्रा इनके द्वारा किसे कहा गया? गंगा को महाभद्रा कहा जाता। गंगा को विशेष याद रखना, इनके द्वारा गंगा को महाभद्रा कहा, हरिद्वार को मोयुल्लो कहा। तो इस तरह से उल्लेख मिलता है। ह्वेनसांग के द्वारा प्रश्न था कि ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहा? महाभद्रा कहा। जब ये हरिद्वार पहुंचते हैं, मोयुल्लो पहुंचते हैं, तो इनके द्वारा यहाँ का कुल क्षेत्र, मतलब हरिद्वार का जो कुल क्षेत्र है वो 20 ली बताया जाता है। ली का मतलब लीटर से, जरूर लीटर से मत लेना, ये इनकी चाइनीज कोई इकाई रही होगी ना। ठीक है, तो महाभद्रा किसको कहा? ये गंगा को कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ में वाग देवी का निवास स्थान किसे माना गया है? तो ये सभी को पता है, वाग देवी का जो निवास स्थान माना गया वो बद्रिकाश्रम माना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्रिकाश्रम। चलो आगे बढ़ते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? अच्छा प्रश्न है। तालेश्वर ताम्रपत्र, अच्छा सबसे पहले ये ताम्रपत्र कब खोजा गया? कब खोजा गया? तो 1915 में। 1915 में आर के गुप्ता के द्वारा इसको खोजा जाता है। आर के गुप्ते के द्वारा इसको खोजा जाता है। और बेटा याद रखना, ये जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ये जो ताम्रपत्र है ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ताम्र अभिलेख है ये, तो ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगर प्रश्न पूछता है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा? तालेश्वर ताम्र अभिलेख है। इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इसमें पौरव वंश की जानकारी मिलती है, पौरव वंश की। हालांकि आगे हम बात करेंगे पौरव वंश पर, विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तो पौरव वंश की जानकारी कहां से मिलती है? तालेश्वर ताम्र अभिलेख से मिलती है। इसकी खोज कब होती है? 1915 में आर के गुप्ता के द्वारा की जाती है। और ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन साक्ष्य है, सबसे प्राचीन अभिलेख ये उत्तराखंड का है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र में उत्तराखंड को क्या कहा गया? तालेश्वर ताम्रपत्र में
पर्वताकार राज्य कहा जाता है। ब्रह्मपुर क्षेत्र, ब्रह्मपुर उत्तराखंड, ब्रह्मपुर क्षेत्र का पर्वताकार राज्य मिलता है तालेश्वर ताम्रपत्र में ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंहपुर राज्य, ये लाखा मंडल के आसपास का क्षेत्र है, लाखा मंडल के आसपास का क्षेत्र। और यहाँ पर यदु राजवंश, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। यदु राजवंश की जानकारी मिलती है, यदु राजवंश की जानकारी मिलती है कहां से? लाखा, यहाँ पर लाखा मंडल सिंहपुर के आसपास यदु राजवंशों ने शासन किया था। यहाँ इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से 1877 में लगभग 200 कप मार्क्स की खोज हुई है। खोजकर्ता कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। द्वाराहाट अल्मोड़ा में पड़ता है, तो यहाँ पर कुछ कप मार्क्स मिले। कप मार्क्स ऐसे मत सोचना कप मतलब चाय पीने वाले कप होंगे ना, नहीं, कुछ सैल होंगे। सैल यहाँ पर पत्थर टाइप के होंगे, या दीवार है यहाँ पर चंद्रेश्वर मंदिर की, तो इस पे कुछ इस तरह से गड्ढे उथले गए हैं ना, इस तरह के गड्ढे उथले गए। इनको ओखली के आकार के ना, ओखली के आकार के। तो इनकी खोज कहाँ से होती है? तो हाँ ठीक है, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में यहाँ पर किसके द्वारा खोजे जाते हैं? 1877 में। तो ये खोजे जाते हैं रिवेट कारनाक के द्वारा। रिवेट कारनाक के द्वारा, विशेष याद रखना, रिवेट कारनाक के द्वारा 200 कप मार्क्स खोजे जाते हैं। 12 समांतर पंक्तियों में थे, 12 समांतर पंक्तियों में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेनबूट साहब, अभी हम पढ़ के आए उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड के, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा देवीधुरा के समाधानों की खोज की जाती है। ठीक है, एमपी जोशी, इनके द्वारा लाखुडियार की खोज की जाती है 1968 में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। केप पेंटिंग इन कुमाऊं नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके? केप पेंटिंग इन कुमाऊं मतलब कुमाऊं के गुफा चित्र, हिंदी में कुमाऊं के गुफा चित्र, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये प्रसिद्ध पुस्तक आ जाते हैं महेश्वर प्रसाद जोशी की। इनकी एक पुस्तक और आ जाती है मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदाज कॉइन। कुनिंदाज कॉइन्स, मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदाज कॉइन्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये एमपी जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी की आ जाती है। ठीक है, राकेश भट्ट, ये राकेश शर्मा नहीं है, ये भट्ट है, राकेश भट्ट के द्वारा अभी हम बात करें गोरखा उद्यान खोजा जाता है, गोरखा उद्यान चमोली में। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल मलारी के समाधानों की खोज की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहां से मिले चित्रों की विशेषता? पशुओं को हांका देकर भगाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कहां के शैल चित्रों में पशुओं को हांका देकर भगाना है। तो ये गोरखा उद्यान आ जाएगा। गोरखा उद्यान चमोली में स्थित है, राकेश भट्ट के द्वारा खोजा जाता है। यहाँ पर जो मानव है, मानव को त्रिशूल आकार में दर्शाया गया, मानव को यहाँ पर त्रिशूल आकार में दर्शाया गया। और जो ये त्रिशूल नहीं है, इस आकार में मानव को दर्शाया गया। और इन्हें दर्शाया गया कि ये ना किसी, सपोज मान लो ये पशु है ना, ऐसे पशु दिखाते थे उस समय, ऐसे नहीं वो अच्छे से चित्रकारी करेंगे सैलों पे, उनके पास कलर है, बहुत बढ़िया से कलर करेंगे, नहीं, उनको जैसे ये पत्थर है, पत्थर को उकेर के यहाँ पे खड्डे बनाकर चित्रांकन करते थे। उस जमाने के मानव, जब मनुष्य जीवन जीना सीख ही रहा होगा, तब की बात चल रही है। तब जब गुफाओं में लोग रहते थे, तो वो अपना टाइम पास रखो या अपने आप में बात करने के लिए क्या करते होंगे? तो ऐसे गुफाओं में चित्रांकन करते होंगे। तो यही तो प्रश्न है कि कहाँ के गुफा में मानव को पशुओं को हांका देकर भगाना दर्शाया गया? तो ये गोरखा उद्यान में। यहाँ पर हमने कहा मानव को त्रिशूल आकार में, प्रश्न बना था किसी पेपर में, किस गुफा में मानव को त्रिशूल आकार में दर्शाया गया? गोरखा गुफा में। इस तरह से यहाँ के जो पशु है उनको बकरी नुमा आकार में देखा गया, बकरी नुमा आकार में देखा गया। और ये जो मानव है, ये इनको देख के लग रहा है कि भाई ये पशु को हांका दे रहे हैं, हांका देकर भगा रहे हैं ना। तो यहाँ के चित्रों की विशेषता है। लाखो उद्यान में अगर हम बात करें, लाखो गुफा में, यहाँ पर मानव को अकेले या यहाँ पर मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दर्शाया गया। लाखो गुफा की अगर हम बात करते हैं, अल्मोड़ा में स्थित है। इसका आकार नागफणी के आकार का है, नागफणी क्या आकार का है। यहाँ पर उनके जो शैल चित्र मिले हैं, या यहाँ की जो गुफा है, यहाँ की जो गुफा है, आकार किसका? जो गुफा है ना लाखो उद्यान, उसका आकार कैसा? नागफणी के आकार का। और यहाँ के ये जो गुफा है, इसकी तुलना भीमबेटका से की जाती है। भीमबेटका, अगर आपने जीएस पढ़ा तो भीमबेटका एमपी में है, तो वहां से की जाती है। एमपी में भीमबेटका नाम से कोई गुफा है, वहां के गुफाओं की तुलना भीमबेटका के गुफाओं से की जाती है। मलारी से समाधान मिलता
मिलते हैं, पेड़साल से भी यहाँ पर मानव आकृतियां देखने को मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहां से मिले चित्रों की तुलना भीमबेटका के चित्रों से की गई। अभी तो कहा हमने कि कहां से मिले चित्रों की तुलना भीमबेटका से की गई, लाखूट उद्यान है ना, गोरखा गुफा चमोली में। हुडली, हुडली आपका उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तरकाशी में यूकेआई में स्थित है, ठीक है। तो यहां से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, नीले रंग के शैल चित्र कहां से मिले, यहां से मिले। किमनी गांव की अगर हम बात करें, ये चमोली में स्थित है, चमोली में, ये भी कहीं ना कहीं पिंडर नदी घाटी में स्थित है, और ये भी प्राग ऐतिहासिक स्थल है। चलो आगे बढ़ते हैं। लाखू शैल चित्रों का आकार कैसा है, अभी तो हमने बात करी, लाखू शैल चित्रों का आकार आपका नागफणी के तरह का है ना। किसके द्वारा खोजे जाते हैं, 1968 में है ना, 1968 में एमपी जोशी के द्वारा खोजे जाते हैं, एमपी जोशी के द्वारा इस गुफा को खोजा जाता है, लाखू उद्यान को है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीले रंग के शैल चित्र किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। नीले रंग के शैल चित्र किस नदी घाटी से प्राप्त हुए, इस तरह से एक नदी बहती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, यमुना नदी। यहां पर आपकी कमलेश्वर की पहाड़ियां, कमलेश्वर, कमलेश्वर की पहाड़ियां, कमलेश्वर पहाड़ की पहाड़ियों से एक नदी आती है कमल नदी घाट, कमल नदी। और इसी कमल नदी के तट पर यहां पर स्थित है आपका हुडुली नामक स्थान, हुडुली। और इसी हुडुली नामक स्थान से नीले रंग के शैल चित्र पर मिलते हैं। तो अगर पूछता है पर्टिकुलर कि किस नदी घाटी से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त होते हैं, कमल नदी घाटी, तो ये किसकी सहायक है, ये यमुना की सहायक है। मुंगरागढ़ आपने पढ़ा होगा, तो कमल नदी का जो संगम होता है मुंगरा नामक गढ़, मुंगरागढ़ नामक स्थान पर, नौगांव में है ना, मुंगरागढ़ नामक स्थान पर संगम होता है किसका, यमुना और कमल नदी का। कभी आयोग बड़ी नदी को पूछता है तो यमुना नदी बोल देता है कि जो आपके हुडुली नामक स्थान है जहां पर नीले रंग के शैल चित्र मिले वो यमुना नदी के तट पर है। अगर कमल नदी ऑप्शन में है तो पर्टिकुलर यमुना कमल नदी के तट पर है। और अगर आपका यमुना है, अगर दोनों है तो आप कमल नदी घाटी के जाएंगे ना, कमल नदी घाटी। और वैसे कमल नदी घाटी के तट पर ही नीले रंग के शैल चित्र देखने को मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मलारी गांव के समाधानों की खोज 1956 में किसके द्वारा की गई, अभी तो हम प्रश्न पढ़े। मलारी गांव के समाधानों की खोज 1956 में किसके द्वारा की जाती है, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की जाती है। समझना थोड़ा सा यहां से क्या क्या मिले, मतलब जो ये मलारी गांव के समाधान है यहां से क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले 2-3 बात समझना। पहला पॉइंट, यहाँ की खोज किसके द्वारा, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 1956। दूसरा पॉइंट, यहाँ के जो समाधान थे उनको ओंधे मुंह दफनाया गया, ओंधे मुंह दफनाया गया, मतलब पेट के बल पर दफनाया गया। एक दूसरा, ये जो रोजमर्रा की चीजें समाधान के, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई तो उस समय ना, किसी की डेथ अगर हो जाती होगी तो वो जो चीजें यूज करता था, जैसे वो तंबाकू पीने के लिए चिलम यूज करता होगा या कुछ भी यूज करता होगा, थाली बर्तन, उसको उनके साथ दफना देते थे। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलते हैं, रोजमर्रा की चीजें अपने साथ दफना देते थे। और इसी के साथ इनको यहाँ से एक कुतुब मिलता है, कुतुब। ये एक कुतुब क्या है, ये एक चमड़े से बना हुआ थैला या कैन टाइप का था, चमड़े से बना हुआ ये कैन टाइप का था, ठीक है, जिसमें इस तरह का कोई होगा, इस तरह चमड़े से बना एक कैन टाइप का था। तो जिसका जो ये हत्था होता था ना पकड़ने का, इसमें मोनाल पक्षी का चित्रांकन किया गया, मोनाल पक्षी का चित्रांकन किया गया है ना। यहाँ पर 33 मलारी में और क्या चीजें मिलती है, यहाँ पर 33 सागर के साक्ष्य मिलते हैं, मगरमच्छ आदि मिलते हैं, यहाँ पर सैंडो सभ्यता के चित्र मिलते, सैंडो सभ्यता के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और बहुत इंपोर्टेंट, मलारी के समाधानों के साथ 5.2 केजी का 5.2 केजी का स्वर्ण मुखौटा मिलता है, स्वर्ण मुखौटा मिलता है। हमने कहा ना, इनके साथ क्या होता था, अब जो जिसकी डेथ हो गई तो वो जो चीजें प्रयोग करता था उसके साथ दफना देते थे। 5.2 केजी का स्वर्ण मुखौटा भी मलारी से मिलता है ना। मलारी से कोई पहनता होगा, राजा महाराजा रहा होगा, तो जो 5 बड़ा है, 5 कम नहीं होता, सोने का मुखौटा है ना, छोटे मोटे आदमी नहीं पहन पाएंगे। तो ठीक है, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा यहाँ पर खोजे जाते हैं। इन पे तो हम पहले बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, याद रखना, 33 सागर के साक्ष्य मलारी से मिलते हैं, यहाँ पर सैंडो सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, मगरमच्छ यहीं से मिला था, है ना। यहाँ पर एक नर कंकाल, एक बहुत बड़ा क्या मिला था, बहुत बड़ा पशु कंकाल मिला था, पशु कंकाल जो सामान्य पशुओं से थोड़ा सा बड़ा होता था, है ना। पशु कंकाल भी यहाँ से मिला। इसको नाम दिया क्या, इसको ये तिब्बती याक होगा, संभवतः ये तिब्बती याक होगा। और कहीं कहीं पे इसको जुबू बोला जाता है, जुबू,
जुबू, तो ये जुबू तिब्बती आग, ये भी यहां से मलारी से मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैंडल लगे हुए कुतुब की पहचान कहां से प्राप्त हुई? अभी तो हमने कहा हैंडल लगा हुआ कुतुब कहां से? मलारी से, मलारी से, जिस पर मोनाल पक्षी का चित्रांकन किया गया था। हाँ याद रखना, मलारी से मिले बर्तन, मलारी से जितने भी बर्तन मिलते हैं, बर्तन, इनकी तुलना किससे की जाती है? पाकिस्तान के स्वात घाटी से, पाकिस्तान के स्वात घाटी से। स्वात घाटी कहां पड़ते हैं? पाकिस्तान। तो जैसे बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी में मिले, वैसे बर्तन मलारी से मिलते हैं, तो इसको भी विशेष याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहां स्थित थी? अच्छा, पुलिंद राजा सुबाहु, पुलिंद मतलब पुलिंद राजा सुबाहु, तो उस समय पुलिंद कहा जाता है। इनकी राजधानियों पर बात करते हैं, कहां से प्राप्त हुई? संभवतः पुलिंद राजाओं की जो राजधानियां थी वो विभिन्न टाइम पीरियड के अनुसार अलग अलग बदलती रही। अगर हम बात करें महाभारत काल, महाभारत काल में पुलिंदों की राजधानी या पुलिंदों की राजधानी कहां पर थी? इसके बाद अगर हम बात करें मौर्य काल में कुलिंदों की राजधानी कहां पर, कुलिंदों की राजधानी कहां थी? और यहीं पर मौर्योत्तर काल में अगर हम बात करें कि जब मौर्य खत्म होते हैं, मौर्योत्तर काल में इनकी राजधानी कहां पर थी? महाभारत काल में अगर हम देखें तो इनकी राजधानी सुबाहुपुर थी, सुबाहुपुर थी, और सुबाहुपुर का राजा सुबाहु होता था, और इस सुबाहुपुर की पहचान श्रीनगर से की गई। जो गढ़वाल का श्रीनगर है, सुबाहुपुर की राजधानी श्रीनगर। कई बार प्रश्न बनता है श्रीनगर को क्या कहा जाता था महाभारत में? सुबाहुपुर। तो यहाँ पर किस राजा? कुनिंद शासक सुबाहु की राजधानी होती थी, और इसी समय सुबाहु का पुत्र होता था राजा विराट। राजा विराट का उल्लेख भी यहीं पर महाभारत में मिलता है ना, महाभारत में मिलता है। मौर्य काल में अगर पूछेगा कि मौर्य काल में कुनिंदों की राजधानी कहां पर थी? कालकूट, और कालकूट की पहचान कालसी से की जाती है, ना, ठीक है। और मौर्योत्तर काल में अगर राजधानी बोले तो शत्रुघ्न नगर है ना, शत्रुघ्न नगर, और शत्रुघ्न नगर की पहचान ये सहारनपुर का आसपास का क्षेत्र रहा होगा। अर्थात कुनिंदों की राजधानी कितनी है महाभारत काल में? श्रीनगर एक, दूसरी आपका कालकूट, तीसरी शत्रुघ्न नगर आपका सहारनपुर के आसपास, और एक और राजधानी का अंतिम समय में एक और राजधानी का उल्लेख मिलता है, बेहट। सहारनपुर से थोड़ा सा पहले का क्षेत्र पड़ता है बेहट, वहां पर भी कुनिंदों की राजधानी रहती है ना। चलो, तो इस तरह से पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहां पर थी? श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं। यक्षों के निवास की पुष्टि जाखन देवी मंदिर से होती है। यह मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। खसों में ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान देने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो ये देवदासी प्रथा। अभी हमने कहा था खसों में कुछ प्रथाएं देखने को मिलती है, तो देवदासी प्रथा है ना। देवदासी किससे संबंधित है? ये खसों से संबंधित है। हाँ, इनमें टेकुआ हमने कहा था कि कोई महिला किसी भी अन्य पुरुष को अपने साथ रख सकती है, तो ये टेकुआ प्रथा, झटेला प्रथा। यदि कोई विधवा महिला उसका पहले पति से उत्पन्न कोई पुत्र है, तो वह उस पुत्र को अपने साथ ले जा सकती है। अगर कोई वो दूसरी शादी कर रही है, तो उसी पुत्र को, जो पुराने पति से उत्पन्न पुत्र था, उसी को झटेला कहा गया है ना। चलो, गूंठ, ये गूंठ नहीं है, गूंठ भूमि है। गूंठ भूमि, मंदिरों में दान दी जाने वाली भूमि को गूंठ भूमि कहा जाता है। खसों को बांस के जंगलों में, खसों को बांस के जंगलों में निवास करने वाली जनजाति, बांस के जंगलों में निवास करने वाली जनजाति, वो पाषाण योधी जनजाति कहा जाता है। पाषाण योधी जनजाति, पाषाण योधी मतलब पाषाण, पत्थर से युद्ध करने वाली जनजाति किसे कहा जाता है? खसों को कहा जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुणिंद नरेशों को महाभारत में क्या कहा गया? महाभारत में कुणिंद नरेशों को क्या कहा? द्विजश्रेष्ठ। कुणिंद नरेशों को महाभारत में द्विजश्रेष्ठ कहा जाता है, जबकि कुणिंदों को, जो जनता थी कुणिंद, उनको द्विज कहा जाता है। कुणिंदों को द्विज कहा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, कुणिंदों को क्या कहा गया? द्विज कहा जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना गया? कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना गया? समझना थोड़ा सा। कुणिंद वंश की सारी जो जानकारी मिलती है, कुणिंद वंश की सारी जो जानकारी मिलती है, वो इनकी मुद्राओं से मिलती है, मुद्राओं से। तो इनके 3 प्रकार की मुद्राएं देखने को मिलती है। 3 प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोघभूति प्रकार की मुद्रा,
अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, और यहाँ पर छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। इस तरह से 3 प्रकार की मुद्राएं देखने को मिलती है अल्मोड़ा कुनिंदों की जितनी भी जानकारी लगभग इनकी मुद्राओं से मिलती है ना, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की मुद्राओं पर 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, 4 राजाओं के ना, 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन थे? तो यहाँ पर शिवपालित, हरिदत्त या शिवदत्त, हरिदत्त और भागवत। तो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों पर 4 प्रकार के चार राजाओं के नाम मिलते हैं, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और भागवत। ये अल्मोड़ा से मिलते हैं। और इसी के अलावा कुनिंदों के टोटल 8 राजाओं का नाम मिलता है, 8 राजाओं का नाम, 8 राजाओं, शिवदत्त हो गया, शिवपालित हो गया, हरदत्त हो गया, भागवत हो गया। यहीं पर अगर हम बात करें शिवरक्षित, आसेक, गौमित्र, विजयभूति। अगर प्रश्न बनता कि अल्मोड़ा के कुनिंदों के कुल कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? 8 राजाओं का। लेकिन अल्मोड़ा सिक्कों में कुल कितने राजाओं का नाम मिलता है? 4, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, भागवत, ठीक है। अमोघ भूति प्रकार के अमोघ भूति संभवतः ये किसी राजा का नाम रहा होगा, और यही सबसे प्रतापी राजा रहा होगा, क्योंकि इसके सिक्कों पर कुछ नाम मिलता है, अमोघ भूति महाराज राज्ञ कुनिंदस्य, अमोघ भूति महाराजस। ठीक है। तो जो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं, इन पर लिखा हुआ राज्ञ कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस, इसलिए मान लेते हैं कि इन्होंने ऐसा लिखा था, तो संभवतः ये सबसे शक्तिशाली शासक रहे होंगे कुनिंद वंश के। तो इस तरह से याद रखना। कुनिंदों के 54 सिक्के कत्यूर घाटी से मिलते हैं, कत्यूर घाटी से है ना, कत्यूर घाटी बागेश्वर से 54 सिक्के मिलते हैं, 54 सिक्के। तो यहाँ पर एक सिक्का आसेक का होता है, एक सिक्का शिवदत्त का होता है, और एक सिक्का, जबकि 52 सिक्के गौमित्र के होते हैं, गौमित्र है ना, अभी हमने पढ़ा गौमित्र। तो 52 सिक्के इनके मिलते हैं यहाँ से, कहां से? कत्यूर घाटी से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे प्रतापी राजा हो जाएगा, अमोघ भूति को सबसे प्रतापी राजा माना जाता है इनके सिक्कों पर लिखे इस लाइन की वजह से, है ना। चलो आगे, ऐसा कहीं पर नहीं मिलता कि ये सबसे शक्तिशाली शासक या इन्होंने बहुत कुछ काम किया होगा, ऐसा नहीं है। बस इनके सिक्के देखने को मिलते हैं, और सिक्कों में राज्ञ कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस लिखा हुआ, तो मान लेते हैं कि ये सबसे शक्तिशाली शासक रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कुनिंद वंश के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। धार्मिक ग्रंथों में मुजवंत पर्वत किसे कहा गया? धार्मिक ग्रंथों में मुजवंत पर्वत और हिमालय को कहा जाता है, मुजवंत पर्वत, श्वेतांग पर्वत, है ना, इसी को कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हुबिस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त होती है? हुबिस्क कुषाण कालीन शासक होते हैं, तो इनकी 44 मुद्राएं मिलती है। चलो पहले हम देखते हैं कि कुषाणों की मुद्रा कहां से प्राप्त होती है उत्तराखंड में, तो देखते हैं कहां से। तो यहां से गोबिसाण से कुषाणों की कुछ मुद्राएं मिलती है। किसकी मिलती है? तो यहाँ पर 9 सिक्के या 9 नाणक मुद्राएं किसके हैं ये? तो ये जो मुद्राएं नाणक मुद्राएं हैं, ये कनिष्क के मिल जाते हैं, कनिष्क। तो प्रश्न है कि कनिष्क की 9 नाणक मुद्राएं कहां से मिली? गोबिसाण से मिली। यहीं पर अगर हम बात करें मोरध्वज, गोबिसाण किसे कहा गया? गोबिसाण काशीपुर को, मोरध्वज कोटद्वार को कहा जाता है। यहाँ पर एक स्वर्ण सिक्का मिलता है। यहीं पर अगर तीसरा हम बात करें वीरभद्र, ये वीरभद्र ऋषिकेश के आसपास का क्षेत्र, ऋषिकेश को कहा जाता है। यहाँ पर एक ताम्र मुद्रा देखने को मिलती है। यहीं पर
कंचनपुरी। कंचनपुरी से 7 मुद्राएं देखने को मिलती है, 7 स्वर्ण मुद्राएं, 7 स्वर्ण मुद्राएं। और इन पर ये स्वर्ण मुद्राएं ये किसकी है? ये राजा वसु, राजा वसु, राजा वसु व मस्र, इन दो के है ना, इन दो के सिक्के कहां से मिलते हैं? राजा वसु और मस्र के सिक्के कहां से मिलते हैं? कंचनपुरी। ये खटीमा, उधम सिंह नगर खटीमा के आसपास का क्षेत्र है, तो यहां पर 7 सोने के सिक्के मिलते हैं। और यहीं पर एक सुमाड़ी, सुमाड़ी 11,000 से अधिक सिक्के प्राप्त होते हैं, 11,000 से अधिक सिक्के प्राप्त होते हैं सुमाड़ी से। तो ये सारे स्थल ऐसे हैं जो किस वंश से संबंधित है? कुषाण कालीन। यहाँ पर कुषाणों के कुछ न कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। गोविषाण से 9 नाणक मुद्राएं मिलती है, कनिष्क की मोरध्वज से 1 स्वर्ण सिक्का मिलता है, वीरभद्र से, कंचनपुरी से राजा मस्र व वसु का वर्णन, वसु के सिक्के प्राप्त हुए। सुमाड़ी से 11,000 सिक्के प्राप्त होते हैं। और यहीं पर हुबिस्क के कहां से मिलते हैं? छठा यहाँ पर आ जाएगा, छठा, आज 5 इधर है, छठा मुनि की रहती, यहाँ पर 44 स्वर्ण सिक्के मिलते हैं। और एक सिक्का यहाँ पर वासुदेव द्वितीय का मिलता है। एक ये तांबे का है ना, ये ताम्र सिक्का है, किसका? वासुदेव द्वितीय, वासुदेव द्वितीय है ना, सेकंड, वासुदेव सेकंड का एक सिक्का यहाँ पर मिलता है। मुनि की रहती, तो मुनि की रहती टिहरी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये सारे स्थल किससे संबंधित है? ये सारे स्थल आपका कुषाणों से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये 44 मुद्राएं राजा हुबिस्क की यहाँ से प्राप्त होती है, मुनि की रहती से। आगे बढ़ते हैं। राज्य में कहां पर मित्र राजवंश के प्रमाण मिले हैं? तो राज्य में मित्र राजवंश के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो ये गोविषाण से मिले हैं। गोविषाण काशीपुर को कहा जाता है। यहाँ पर कोई राज्य रहा होगा मित्र राजवंश। मित्र राजवंश के 2 राजाओं का नाम मिलता है, पृथ्वी मित्र, ऐसे लिखा हुआ है ना, पृथ्वी मित्र, पृथ्वी मित्र वो आपका पृथ्वी मित्र, वो मात्र मित्र, मात्र मित्र। इन राजाओं का नाम मिलता है कहां से? गोविषाण के। तो ये इनका एक लेख मिलता है, इष्टिका लेख। तो अगर कभी प्रश्न बनता है इष्टिका लेख का संबंध किस वंश से? मित्र राजवंश से। और मित्र राजवंश में उत्तराखंड में कुल कितने राजाओं का? 2 राजाओं का नाम मिलता है, पृथ्वी मित्र और मात्र मित्र, है ना। सिंहपुर, इसे विशेष याद रखना, सिंहपुर। ये लाखा मंडल के आसपास को सिंहपुर कहा गया। लाखा मंडल के आसपास का जो क्षेत्र है इसे सिंहपुर कहा गया। और इस सिंहपुर में यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है, यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। और इस राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख को यहाँ पर एक और नाम से जाना जाता है, छांगलेश अभिलेख, छांगलेश अभिलेख। और इस अभिलेख में सिंहपुर की यदु राजवंश की, यह इस अभिलेख में सिंहपुर के यदु राजवंश की, यदु राजवंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, यदु राजवंश की जानकारी मिलती है ना। राजकुमारी का अभिलेख मिलता है, जो इसे छांगलेश अभिलेख भी कहा जाता है। सिंहपुर लाखा मंडल वाले क्षेत्र को भी कहते हैं। और यहाँ पर यादव वंश के जानकारी मिलती है, यादव वंश के 12 शासकों का नाम उल्लेखित है इस अभिलेख में ना। चलो आगे बढ़ते हैं। राजकुमारी, हाँ, राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति कहां से मिली? अभी तो हमने बात करी, लाखा मंडल से मिलती है ना, लाखा मंडल से। यहाँ पर किसकी जानकारी पूछेगा? इस प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? यदु राजवंश की जानकारी मिलती है, यदु राजवंश की जानकारी मिलती है, यदु राजवंश की जानकारी मिलती है ना। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा की बात करें, इनके पिता का नाम अगर कभी पूछेगा, भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन। और इनके पति का नाम अगर पूछेगा तो पति का नाम चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य ना समझे हो, ठीक है। ये कौन थे? जालंधर के कोई राजा रहते थे, जालंधर के कोई राजा होते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। गोपेश्वर त्रिशूलेख से कितने नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है? गोपेश्वर त्रिशूलेख, गोपेश्वर आपको पता है चमोली में रुद्र महालय मंदिर है या गोपीनाथ मंदिर है। यहाँ पर 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है, 4 नाग राजाओं का नाम मिलता है। विष्णु वर्मन, सॉरी माफी चाहूंगा, यहां पर 4 नाग राजाओं का नाम मिलता है। स्कंदगुप्त, स्कंदनाग, विभुनाग, स्कंदनाग, विभुनाग आ जाएगा। यहीं पर गणपति नाग, अंशुनाग और आपका गणपति नाग,
ठीक है। तो प्रश्न है, गोपेश्वर त्रिशूललेख से कितने राजाओं का, नाग राजाओं का नाम उल्लेख, कितने नाग राजाओं का नाम मिलता है? तो 4 नाग राजाओं का, स्कंदनाग, बिगुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग, इनका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है ना। गोपेश्वर त्रिशूललेख, ये इस त्रिशूललेख, ये 2 लोगों का त्रिशूललेख, यहाँ से 2 वंश की जानकारी मिलती है। एक तो आपका नाग वंश की मिल गई, और यहीं पर आपका, यहीं पर नाम मिलता है, यहीं पर यहीं से जानकारी मिलती है किसकी? अशोकमल के उत्तराखंड आगमन के, आक्रमण के, अशोकमल, अशोकचल। तो अशोकचल के आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? ये भी यहां से मिलती है। कहां से? गोपेश्वर त्रिशूललेख से। यहां से इनके द्वारा 1191 में इस क्षेत्र में आक्रमण किया गया था। 1191 में इस क्षेत्र में आक्रमण किया गया था। तो अशोकचल की जानकारी भी यहीं से मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेनसोंग ने हरिद्वार को का कुल क्षेत्रफल कितना कहा? अभी हमने कहे थे 20 ली। 20 ली कोई चाइनीज इकाई होगी, 20 ली के आसपास। यहाँ पर बिरणेश्वर स्वामी किस वंश के प्रसिद्ध देवता हैं? तो बिरणेश्वर स्वामी पौरव राजवंश के प्रसिद्ध देवता। प्रसिद्ध देवता बिरणेश्वर स्वामी पौरव राजवंश के प्रसिद्ध देवता है। और इस पौरव राजवंश की जानकारी कहां से मिलती है? तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती, ताम्र अभिलेख से मिलती है। तालेश्वर ताम्र अभिलेख से मिलती है। तालेश्वर ताम्र अभिलेख से मिलती है। इसमें 5 राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। इस ताम्र पूछेगा, ये जो तालेश्वर ताम्र पत्र है, इसमें कुल कितने पौरव राजवंश का उल्लेख मिलता है? राजाओं का नाम मिलता है 5 राजाओं का। विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, अग्निवर्मन प्रथम है। और यहां पर अग्निवर्मन, विष्णुवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन, और 5वां जो नाम आएगा वो आएगा अग्निवर्मन द्वितीय। तो अगर पूछेगा कि कितने राजाओं का नाम मिलता है? 5 राजाओं का तालेश्वर ताम्रपत्र में मिला। हमने कहा ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अभिलेख देखा जाता है इसको। ठीक है, तालेश्वर ताम्र, अगर हम पौरव राजवंश की बात करें, पौरव राजवंश के, तो ये इस तरह से 5 राजाओं का नाम मिलता है। यहाँ पर इनकी अगर हम बात करें तो ये देश को, इनका प्रशासन की बात करें, देश को देश कहते थे। देश के नीचे प्रांत होता था, प्रांत के नीचे इनके यहाँ पर तहसील होती थी। तहसील, जिला नहीं होता था इनके यहाँ। तहसील के बाद यहाँ पर ग्राम देखने को मिलता है। ये इनकी प्रशासनिक इकाई थी। देश को देश ही कहते थे, प्रांत को भुक्ति। ये अच्छा प्रश्न है कि किस राजवंश में प्रांत को भुक्ति कहा जाता है, या पौरव राजवंश में तहसील को क्या कहते हैं? पाठक कहते हैं। पाठक है ना, पाठक। बाद में कत्यूरी आएगा तो क्रमांत कहेंगे। और ग्राम को ये लोग क्या कहते हैं? ग्राम अक्ष पट्टलिका कहते हैं। ग्राम अक्ष पट्टलिका कहते हैं ना, ग्रामक्ष पट्टलिका कहा जाता है। तो ये इनकी प्रशासनिक इकाई है ना। ये भूमि को 2 भागों में बांटते थे। भूमि को 2 भागों में बांटते थे, केदार भूमि और आपके सारी भूमि। सारी भूमि बहुत बार प्रश्न बना है। केदार भूमि इनके यहाँ सिंचित भूमि को कहते थे। सिंचित भूमि केदार भूमि होती थी, जबकि बंजर भूमि इनके यहाँ पर कैसे होती थी? सारी भूमि। तो प्रश्न पूछता है कि पौरव राजवंश में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? केदार भूमि। पौरव राजवंश में बंजर भूमि को क्या कहा जाता है? सारी भूमि। और भूमि मापन के इनके यहाँ पर कुछ इकाइयां या कुछ यंत्र होते थे। कौन कौन से यंत्र होते थे? द्रोणवाप, कुल्यवाप। तीसरा अगर हम बात करें खारीवाप। ये क्या होते थे? ये भूमि मापन के कुछ, या अनाज मापन की कुछ इकाइयां होती थी। तो इस तरह से ये हमारा पौरव राजवंश हो जाता है। तो पौरव राजवंश की जानकारी तालेश्वर ताम्रपत्र में। राजा अपने पर, चलो उससे संबंधित आगे हम इससे संबंधित एक आध प्रश्न और होंगे, वहां पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पौरव राजवंश में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? पौरव राजवंश में विदेश मंत्री को, प्रशासनिक क्षेत्र में अगर हम प्रशासनिक इकाई देखें कि क्या क्या यहाँ पर प्रशासनिक पद होते थे, ठीक है, तो विदेश मंत्री को इनके यहाँ पर संधि विग्रह कहा जाता था। संधि विग्रह। इसके अलावा दिविरकोट, तो दिविरकोट किसे कहा जाता था? ये इनके यहाँ पर लेखक को कहा जाता था। लेखक को दिविरकोट कहा जाता था। सूपकारपति, प्रधान रसोईया को सूपकारपति कहा जाता था। कटुक, गुप्तचर को कटुक कहा जाता था। यहीं पर अगर हम बात करें, गुप्तचर को कटुक कहा जाता था। कोट,
राजा जहां पर अपने परिवार के साथ रहता था, राजा जहां पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोर्ट कहा जाता था। और राजा अपने परिवार के साथ कहां पर रहता था? राजधानी में रहता था, इसलिए राजधानी को कोर्ट कहा जाता था पौरव राजवंश में। तो इस तरह से यहां से पौरव राजवंश की कुछ जानकारी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। किस अब कार्तिकेयपुर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी। किस कार्तिकेयपुर शासक के द्वारा जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया जाता है? कौन सा कार्तिकेयपुर शासक था जिसके द्वारा जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया जाता है? पहले ध्यान देना, कार्तिकेयपुर राजवंश, ये जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र कार्तिकेयपुर राजवंश था। यहाँ पर जिन राजाओं ने शासन किया उन्हें कार्तिकेयपुर शासक कहा गया और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना की जाती है। इन कार्तिकेयपुर में ये जो कार्तिकेयपुर है यहाँ पर 3 परिवारों के द्वारा शासन किया जाता है। 3 परिवारों के द्वारा शासन किया जाता है। 3 परिवार, बसंतदेव परिवार, बसंतदेव परिवार, यहीं पर दूसरा अगर हम बात करें निम्बरदेव परिवार, निम्बरदेव परिवार, और यहीं पर तीसरा अगर हम बात करें यहां पर सलाणोदित्य परिवार, सलाणोदित्य परिवार। इन 3 परिवारों के द्वारा क्या किया जाता है? कार्तिकेयपुर के आसपास, जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर के आसपास शासन किया जाता है। अगर हम बात करें बसंतदेव परिवार, बसंतदेव कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक बसंतदेव, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक राजा बनते हैं, उनका नाम नहीं मिलता, चलो मैं ऐसे नाम बोल रहा हूँ, आप देख लेना। यहाँ पर बसंतदेव के बाद एक राजा बनता है, इनके जिनका नाम मिटा हुआ है यहाँ से। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा यहाँ पर खरपरदेव बनते हैं, खरपरदेव शासक बनेंगे। फिर कल्याणराज देव बनेंगे, कल्याणराज देव बनेंगे। और ठीक है, इधर निम्बरदेव की अगर हम बात करें, निम्बरदेव के बाद यहाँ पर शासक बनते हैं इष्टगणदेव, इष्टगणदेव के बाद ललितसुरदेव, ललितसुरदेव के बाद यहाँ पर भूदेव शासक बनेंगे। सलाणोदित्य की अगर हम बात करें, सलाणोदित्य के बाद इच्छरदेव, इच्छरदेव के बाद देशरदेव, देशरदेव के बाद पद्मदेव, पद्मदेव के बाद यहाँ पर एक और शासक बनेगा, पद्मदेव के बाद एक और शासक बनेगा सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव, यह सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक था। अगर पूछेगा कार्तिकेयपुर में शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राजदेव था। और सुभिक्ष राजदेव के बाद एक शासक बनते नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, और यही नरसिंहदेव राजधानी को बाद में स्थानांतरित कर देते हैं और ये यहाँ से राजधानी को कत्यूर घाटी ले जाते हैं, बैजनाथ घाटी ले जाते हैं और बैजनाथ में शासन करना शुरू कर देते हैं। कत्यूर घाटी में ना, बैजनाथ में शासन करना शुरू कर देते हैं और वहां पर इनका नाम कत्यूर मिलता है। तो कत्यूर, तो उस वंश को वहां पर कत्यूर नाम से पढ़ते हैं ना। तो प्रश्न बनता है कार्तिकेयपुर शासकों के लिए पहली बार कत्यूर शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये 1884 के आसपास एटकिंसन के द्वारा किया जाता है। एटकिंसन है, एटकिंसन के द्वारा कार्तिकेयपुर शासकों के लिए पहली बार कत्यूर शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर है किस कार्तिकेयपुर शासक के द्वारा जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया जाता है? तो ये निम्बरदेव के द्वारा विमानों का निर्माण किया जाता है जागेश्वर में ना, ठीक है। विमान मतलब ऐसे मत सोचना इन्होंने बड़े बड़े जहाज बनाए होंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। विमान आई थिंक ये दोहरे मंजिले घर रहे होंगे ना, दोहरे मंजिले घरों को विमान कहा गया होगा। ललित सुरदेव की अगर हम बात करें, ललित सुरदेव की, तो इनके समय कत्यूर वंश का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है ललित सुरदेव के समय। और इनको काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया। प्रश्न पूछेगा किस कार्तिकेयपुर शासक को बराह अवतार के समान बताया गया? तो ललित सुरदेव के द्वारा ना, बसंतदेव संस्थापक हो जाएगा। इष्टगण देव की अगर हम बात करें तो इन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किस कार्तिकेयपुर शासक के समय कार्तिकेयपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ? ललित सुरदेव। क्या कहा गया था इनको? काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान, बड़ा अवतार के समान किसको कहा गया? ललित सुरदेव को है ना। हाँ, भूदेव के समय अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विरोध, बौद्ध धर्म का विरोध सबसे ज्यादा किसके समय हुआ? तो ये आपका भूदेव के समय हो जाता है ना, ठीक है। निम्बरदेव हमने अभी पढ़ा, द्वितीय परिवार के सदस्य होते, द्वितीय परिवार
के संस्थापक होते हैं और इनके द्वारा यहाँ पर विमानों का निर्माण किया जाता है जागेश्वर में। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का विरोधी था? अभी तो हमने कहा भूदेव किसका विरोधी था? बौद्ध धर्म का। इष्टगणदेव। विशेष याद रखना, संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किस कत्यूरी शासक को ताम्रपत्रों में सूर्य के समान प्रकाशवान, कर्ण, दधीची के समान दानदाता कहा गया? तो ये पद्मदेव को कहा गया, पद्मदेव को, ठीक है। पद्मदेव को ताम्रपत्रों में सूर्य के समान प्रकाशवान, कर्ण, दधीची के समान दानदाता कहा जाता है। देशर देव की अगर हम बात करें तो दीन दुखियों का रक्षक किसे कहा जाता है? दीन दुखियों का रक्षक, है ना, दीन दुखियों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो ये आपका देशर देव को कहा जाता है। सुभिक्षराज देव की अगर हम बात करें, कार्तिकेय पूर्व के अंतिम शासक, है ना, कार्तिकेयपुर के अंतिम शासक। और कत्यूर घाटी में, है ना, कत्यूर घाटी में पहले जो शासक हो जाएंगे वो नरसिंह देव, विशेष याद रखना। चलो, भूदेव बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विरोध होता है। यहाँ पर वो उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोबिसाण की पहचान कहां से की गई? काशीपुर में, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काशीपुर को गोबिसाण कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों का सही क्रम है। अभी हमने कहा था गोपेश्वर शिलालेख में नाग राजाओं की जानकारी मिलती है और यहाँ पर स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग, इनका उल्लेख यहाँ पर किया गया, ये इनका सही क्रम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस चंद शासक के समय से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था शुरू मानी जाती है? चंदवंश के प्रश्नोत्तरी यहां पर शुरू हो गए। तो किस चंदवंश के समय पर उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था मानी जाती है? तो सोमचंद चंदवंश का संस्थापक माना जाता है। अभी हमने कहा सोमचंद चंदवंश का संस्थापक इन्हें माना जाता है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की जाती है, सयानों की नियुक्ति। और जैसे ये बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति करते हैं ग्राम स्तर पर, छोटे स्तर पर, ग्राम स्तर पर, वैसे ही क्यों? टैक्स कलेक्ट करने के लिए। वैसे यहाँ पर माना जाता है पंचायत राज की स्थापना मानी जाती है उत्तराखंड में, है ना। तो इनके द्वारा चाराल व्यवस्था लाई जाती है। अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए 4 किलेदारों की नियुक्ति की जाती है। बोरा, कार्की, तड़ागी, चौधरी, है ना, बोरा, कार्की, तड़ागी, चौधरी, ठीक है। तो इनके द्वारा चंपावत में राजबुंगा किला बनाया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे ना। चलो अभी तो फिलहाल मान लेना कि बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति सोमचंद के द्वारा की जाती है और इन्हीं की नियुक्ति के साथ यहाँ पर क्या हो जाता है? इन्हीं की नियुक्ति के साथ यहाँ पर स्थानीय शासन की स्थापना हो जाती है, पंचायत राज की स्थापना हो जाती है। चलो, सोमचंद किस डोटी शासक को कर दिया करता था? ध्यान देना, जब सोमचंद यहाँ पर आते हैं, जब सोमचंद तीर्थाटन है तो यहाँ पर आते हैं, इनकी मुलाकात यहाँ पर ब्रह्मदेव से हो जाती है। ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह इनसे करवा देते हैं चंपावत के आसपास और इन्हें कुछ भूमि दान स्वरूप दे देते हैं और वहीं पर ये राजबुंगा किले का निर्माण करते हैं। तो इस समय राजबुंगे का किले का निर्माण करते हैं कि उस समय इधर इन्हीं के आसपास डोटी राज्य होता था। तो डोटी का राजा होता था जयदेव मल। तो डोटी के शासक, डोटी मतलब नेपाल के आसपास का जो क्षेत्र होगा, उस पर तो हम आगे बात करेंगे। तो जयदेव मल को ये क्या दिया करता था? टैक्स दिया करता था, है ना। तो इस तरह से सोमचंद किस डोटी के शासक को टैक्स दिया करता था? जयदेव मल। आगे बढ़ेंगे। चंद राज्य में झूठ बोलने की प्रथा किससे संबंधित थी? चंद राज्य में झूठ बोलने की प्रथा, चंद राज्य में एक शासक आते हैं इंद्रचंद क्या करते हैं? अपने राज्य में रेशम का उत्पादन करना चाहते हैं। तो ये रेशम के कीड़ों को मंगाते हैं चीन से मंगवाते हैं नेपाल के रास्ते से। तो जब ये देखते हैं यहाँ पर रेशम के कीड़े लेके आते हैं, देखते हैं भाई रेशम का तो उत्पादन अच्छे से हो ही नहीं पा रहा राज्य में। ये नेपाल नरेशों से कांटेक्ट करते हैं, बोले यार तुम्हारे यहाँ पे तो ठीक ठाक मात्रा में रेशम का उत्पादन हो रहा, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो वो इनको कहते हैं कि अपने राज्य में ना एक झूठ बोलने की प्रथा प्रचलित करो। जितना ज्यादा झूठ बोला जाएगा उतना ज्यादा रेशम उत्पादन या रेशम खिलेगा, उतना ज्यादा खिलेगा। तो ये क्या करते हैं? अपने राज्य में बोलते हैं एक प्रथा चलाते, अपने राज्य में एक प्रथा चलाते, पटरंग वाली की प्रथा। और यही पटरंग वाली प्रथा क्या है? झूठ बोलना, कि भाई जितना मर्जी उतना झूठ बोलो राज्य में ना, ठीक है। तो ये झूठ बोलने की प्रथा किससे संबंधित थी? रेशम के उत्पादन से संबंधित थी। रेशम उत्पादन से ना किसके द्वारा चलाई जाती है? इंद्रचंद के द्वारा चलाई जाती है। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? पटरंग वाली प्रथा कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
किस चंद शासक के समय कुछ समय के लिए चंद राज्य में खसिया राज स्थापित हो गया था? तो यहाँ पर एक शासक बनते हैं बीणाचंद। बीणाचंद बड़े भोग, वो विलासी राजा होते हैं, भोग वो विलासी राजा होते हैं, विलासी राजा होते हैं। तो इन्हें कुछ मतलब नहीं था राज्य से, है ना, कुछ मतलब ही नहीं था, ये अपने दारू शराब पीना उसी में व्यस्त रहते थे, है ना, ठीक है। तो इसी बीच खस क्या चाहते, खस तो बड़े लड़ाकू थे, अभी हमने कहा पाषाण युद्धि प्रजाति थी। इसी बीच दो खसिया भाई होते, जीजड़ व बीजड़, जीजड़ वो बीजड़, जीजड़ वो बीजड़ नामक दो खसिया भाई होते हैं। इनके द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया जाता है, इनके द्वारा चंद पर आक्रमण, चंद राज्य पर आक्रमण किया जाता है और बीणा को गद्दी से उतारकर स्वयं यहाँ की राजगद्दी अपना लेते हैं और ये लंबे समय तक चलता है, लगभग 200 वर्षों तक अपने अधीन रखते हैं खस, है ना, अपने अधीन रखते हैं खस। इसी बीच यहाँ पर एक व्यक्ति आते सोन खड़ायत नामक, है ना, सोन खड़ायत, सोन खड़ायत, सोन खड़ायत चंदों को एकत्र करने का प्रयास करते हैं। तो चंदों को एकत्र करने का प्रयास करते हैं, ढूंढते कि भाई कोई चंद्र शासकों का वंशज हो। तो ये नेपाल चले जाते हैं, वहां पर इनको देखने को, वहां पर इनको एक राजा मिलता है, वहां पर इनको एक राजकुमार मिलता है जिनका संबंध कहीं ना कहीं चंद्र राज्य से था, जिनका संबंध कहीं से कहीं चंद्र राज्य से था। वीरचंद, वीरचंद को नेपाल से उठा के लाते हैं यहाँ पर, और वीरचंद को नेपाल से उठा के लाते हैं। सोन खड़ायत के नेतृत्व में यहाँ पर खसों पर आक्रमण किया जाता है। इस समय खसों का जो राजा होता था यहाँ पर सोपाल नामक खसिया होता था, सोपाल नामक खसिया। इस सोपाल को यहाँ से पराजित करके, सोपाल को पराजित करके सोन खड़ायत के सहायता से वीरचंद को शासक बना दिया जाता है। मतलब किसके समय खसिया राज शुरू होता है? बीणाचंद के समय। खत्म किसके समय हुआ? वीरचंद के समय। वीरचंद का सेनापति सोन खड़ायत, सोन खड़ायत किसको, बीणाचंद के किसके द्वारा यहाँ पर खसिया राज शुरू किया जाता है? जीजड़ और बीजड़। समाप्त किसके समय, जिस समय समाप्त किया जाता है उस समय सोनपाल, कौन होता था? सोपाल नामक खसिया शासक होता था। कितने सालों तक यहाँ पर खसिया राज रहता है? तो 200 सालों तक खसिया राज यहाँ पर स्थापित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम चंद शासक जिसके अभिलेखों के रूप में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है तो ये है अभयचंद। अभयचंद, अभयचंद के 2 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, अभयचंद के 2 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। वो 2 अभिलेख कौन कौन से हैं? तो मानेश्वर नौला और अभिलेख, चौकनी बोरा का मंदिर अभिलेख, मानेश्वर नौला अभिलेख और चौकनी बोरा, चौकनी बोरा का अभिलेख। पहला बोरा, चौकनी बोरा अभिलेख, ये दोनों अभिलेख कहां से मिलते हैं? ये चंपावत से मिलते हैं, चंपावत। तो पहला चंद्रवंश का शासक जिसके बारे में हमें कुछ न कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलती है या जिसके हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। यहीं पर त्रिलोकचंद की बात करें, त्रिलोकचंद प्रथम चंद शासक, त्रिलोकचंद प्रथम चंद शासक जिसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, जिसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इसने चंपावत से थोड़ा सा अपनी सीमाओं को दक्षिण की ओर विस्तारित किया और ये नैनीताल के आसपास के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला देता है। और यहाँ पर नैनीताल में छकाता महल का निर्माण, छकाता महल का निर्माण, और यहीं पर भीमताल किले का निर्माण, भीमताल किले का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका त्रिलोकचंद के द्वारा किया जाता है, त्रिलोकचंद। नानकीचंद के बाद, नानकीचंद के बारे में हम बात करें तो संभवतः नानकीचंद के समय अशोकमल का यहाँ पर आक्रमण हुआ होगा। अशोकचल का आक्रमण 1191 में अशोकचल का आक्रमण होता है, अभी हमने पढ़ा। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें त्रिशूल लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। तो इस समय संभवतः चंद्रवंश का शासक नानकी चंद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्ञानचंद को किसके द्वारा गरुड़ की उपाधि दी गई थी? तो ज्ञानचंद को तुगलकों के द्वारा, गरुड़ ज्ञानचंद की बात कर रहे हैं तो ज्ञानचंद को तुगलकों के द्वारा गरुड़ की उपाधि दी जाती है। तुगलक वंश का एक शासक होते हैं एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको गरुड़ की उपाधि दी जाती है। वो बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। कहते हैं कि ये गरुड़ ज्ञानचंद से मिलने वहां पर गए थे, कुछ पहाड़ी वस्तुएं अपने साथ लेके जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो उड़ते हुए गरुड़ को अपने एक ही द्वार से मार देते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं वहां पर एफएसटी, फिरोज तुगलक, और इनको क्या कर देते हैं? गरुड़ की उपाधि दे देते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नीलूकठैत किस चंद शासक का, नीलूकठैत किस चंद शासक का सेनापति होता था? गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति। नीलूकठैत गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति होता था और नीलूकठैत को इनके द्वारा कुमैया खिल्लत की उपाधि दी जाती है, कुमैया खिल्लत। तो प्रश्न पूछता है कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी गई? तो ये दी जाती है, किसे दी जाती है? ये नीलूकठैत को दी जाती है। किसके द्वारा? गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा दी जाती है। ये कुमैया खिल्लत क्या होती थी? ये एक पोशाक होती थी। अगर पूछेगा कुमैया खिल्लत क्या है, ये पोशाक होती है, एक वस्त्र होती थी
जो सिरों पांव सेम एक ही तरह होती है, जैसे हम ट्रैक सूट पहनते हैं ना, तो उसी आकार में होगा, उसी तरह का होगा, जो सिर से पैरों तक एक ही तरह को दिखती थी, तो इसे खिल्लत बोला जाता था। ये कहां से ली गई? तो ये जो दिल्ली दरबार होता था, तो उस वहां पर खिल्लत की उपाधि दी जाती थी, तो वहीं से ज्ञानचंद के द्वारा खिल्लत की उपाधि लाई जाती, खिल्लत की उपाधि के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर नीलू कठायत अपने सेनापति को नीलू कठायत को दे देते हैं। बाद में ये अपने दरबारियों के षड्यंत्र में फंस जाता है। गरुड़ ज्ञानचंद ये कहता है कि नीलू कठायत क्या है, आपके विरोध में यहाँ पर आपके विरोध में कुछ योजनाएं बना रहा है, आपको मारना चाहता है, आपको फिर स्वयं राजा बनना चाहता है। तो ये जो व्यक्ति था जस्सा जमलोकी है ना, जस्सा जमलोकी के बहकावे में आकर गरुड़ ज्ञानचंद क्या कर देता है, नीलू कठायत की हत्या कर देता है ना, जस्सा जमलोकी के बहकावे में आकर, है ना। बीणाचंद अभी हमने पढ़ा था ना, खसेरा शुरू हो गया था, सोमचंद संस्थापक हो जाएगा, भारती चंद तो बहुत बड़ा शासक है, बाद में चर्चाएं करेंगे, ठीक है। चंदवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? चलो आ गया, चंदवंश का सबसे स्वतंत्र शासक भारती चंद को कहा जाता है। अभी ध्यान करो, जब सोमचंद शासक बना था, चंदवंश का संस्थापक बना था, तो ये डोटी के शासक जयदेवमल को क्या टैक्स दिया करता था। तो बाद में भारती चंद शासक बनता है, भारती चंद डोटी पर आक्रमण कर देता है, डोटी मतलब नेपाल पर आक्रमण कर देता है। ये बोलता है क्यों हम टैक्स दे भाई, तो नेपाल पर आक्रमण करता है, मतलब ये नेपाल पर 12 वर्ष युद्ध लड़ता है, 12 वर्षों तक नेपाल पर आक्रमण करे रखे, वहां पर आक्रमण करके रखता है, वहां पर आक्रमण करे 12 वर्षों तक डेरा डाले रखेगा नेपाल में, डोटी राज्य में। 12 वर्षों के बाद कहीं, और इस समय जो डोटी का राजा होता था एक्चमल या जयमल के समय आक्रमण कर देता है, 12 वर्षों तक यहाँ पर डेरा डाले रखेगा, 12 वर्षों बाद यहाँ पर जीत जाता है और इनको अपना कर भोगी बना देता है। पहले तो नेपाल के शासक हमसे कर लेते थे, अब ये चंद राज्यों को टैक्स देंगे ना, तो अपना कर भोगी बना देता है। इस तरह से भारती चंद को चंदवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कहा जाता है। ये किसी को टैक्स नहीं देगा, किसी के अधीन नहीं रहेगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें किस चंद शासक ने अपना 12 वर्ष डोटी अभियान लड़ा? तो ये भारती चंद के द्वारा लड़ा जाता है, ठीक है। तो इसके समय यहाँ पर एक प्रथा भी चलाई जाती है, कट्टकाली प्रथा। अगर पूछता कट्टकाली प्रथा का संबंध किससे? भारती चंद से है। इसके तहत क्या होगा, जो सैनिक 12 वर्षों से यहाँ से अपना घर छोड़ के वहां पर जा रहे, तो इसको भारती चंद कहता कि भाई तुम यहाँ पर शादी कर सकते हैं, अवैध संबंध बना सकते हैं ना, तो महिलाओं को अपने साथ रख सकते हैं। तो यहाँ से जो ये सेना के द्वारा यहाँ पर अपना विवाह किया जाता है, उनसे जो उत्पन्न वहां पर जो पुत्र हुए, उनको संतान हुई, उनको नायक कहा गया है ना, नायक। तो नायक जाति की उत्पत्ति कब होती है भारती चंद के 12 वर्षीय डोटी अभियान के समय नायक जाति की उत्पत्ति होती है ना, ठीक है। चलो Damn.